पहली चैप्टर हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के साथ चले और जहाँ पर भी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा ना बोलना, ठीक है। और ऑनलाइन वाले बच्चे कमेंट करना, डील करेंगे हम। सबसे पहला चैप्टर आप लोगों के साथ हम शुरू करने जा रहे हैं, उस चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। यानी स्ट्रक्चर किसका पढ़ना है? एटम का, ठीक है। तो जरा सा देखिएगा कि एटम के बारे में पहली बार किसी ने अगर कुछ कहा तो उस व्यक्ति का नाम था डाल्टन, ठीक है। देखिए डाल्टन ने पहली बात एटम के बारे में क्या कहा, इसको जरा सा समझें। एटम के अंदर में ध्यान से देखो तो ए मीन्स क्या होता है? नोट। इंडिया के अंदर में ए मीन्स एक, जैसे दिस इज अ पेन, यह एक कलम है। लेकिन ग्रीक के अंदर में ए मीन्स नोट, ठीक है। और टॉम का मतलब होता है टू ब्रेक या टू कट, समझ रहे हैं? टू ब्रेक या टू कट, यानी वैसा कोई भी पार्टिकल जिसको और नहीं तोड़ा जा सकता या जिसको और छोटा नहीं किया जा सकता, जिसको और नहीं कट किया जा सकता, वही एटम है। ऐसा डाल्टन का कहना था, समझ रहे हैं? अब जैसा देखो कि मान लो कि एक ये मैटर है, इसको तोड़ते जाएं तोड़ते जाएं तोड़ते जाएं तोड़ते जाएं तो एक समय तो ऐसा आएगा ना कि ये बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा, बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा। मतलब वो और अब टूटने से अलाउ नहीं करेगा। इसका मतलब एकदम स्मॉलेस्ट हो गया और वो छोटा नहीं हो सकता। तो जो सबसे छोटी पार्टिकल इसमें से निकलेगी, है ना, जो और छोटा नहीं हो सकता, उसी को एटम कहा जाता है। ऐसा डाल्टन का पहला लाइन था, ठीक है। दूसरी बात इन्होंने कहा कि एटम दिखता कैसे है? नहीं, तो एटम इज सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर। एटम इज क्या? सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। एटम की स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो एटम की स्ट्रक्चर सॉलिड बॉल लाइक होता है। जैसे आप बॉल देखते हो ना एकदम गोल सा, नहीं, ये अलग बात है कि बॉल थोड़ा आपको बड़ा दिखाई देता हो, लेकिन उसी को आप क्या करो, मिनिमाइज करते जाओ। जैसे आप मोबाइल में फोटो देखते हो तो फोटो जो आती है उसको क्या करते हैं? जूम करते हैं, जूम करते हैं तो बड़ा होता जाता है। उसी तरीके से उसको छोटा करते जाओ। तो ये बॉल इतनी बड़ी जो आपको दिखाई दे रहा है उसको जूम मान लो, है ना। यानी उसको एकदम छोटी है, इतनी छोटी है कि उसको आप खुली आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन उसकी लगभग जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है? सॉलिड बॉल की तरह होता है। ये डाल्टन का दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा स्टेटमेंट इन्होंने कहा कि एटम नाइदर बी क्रिएटेड, एटम नाइदर बी क्रिएटेड, ठीक है, नॉर बी डिस्ट्रॉयड। समझ रहे हैं? एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी क्या? डिस्ट्रॉयड, ठीक है, नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब क्या है कि न तो एटम को बनाया जा सकता है, न तो एटम को क्रिएट किया जा सकता है, और न तो एटम को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये दूसरा स्टेटमेंट था। तीसरा स्टेटमेंट डाल्टन साहब का था, सॉरी, फोर्थ जो स्टेटमेंट था वो ये था कि सेम एलिमेंट हैज क्या? सेम एटम। यानी सेम एलिमेंट हैज सेम एटम। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो कि ये चीज प्लास्टिक का बना हुआ है, तो यहां पर से निकालेंगे तो भी क्या निकलेगा? एटम जो निकलेगा वो प्लास्टिक का निकलेगा। यहां से भी निकालेंगे तो क्या निकलेगा? एटम प्लास्टिक का निकलेगा। यहां से भी निकालेंगे तो क्या निकलेगा? एटम प्लास्टिक का निकलेगा। यानी अगर एलिमेंट सेम है तो इसके अंदर के जो एटम्स हैं वो भी क्या होगा? सेम ही होगा। इनका यह स्टेटमेंट था, समझ रहे? और भी ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स उन्होंने दिया, लेकिन हम थोड़ा सा बात कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव लेवल का, ठीक है, तो थोड़ा सा उस हिसाब से चले। सबसे पहले जो स्टेटमेंट इनका था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट, यानी किसी भी एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वही एटम है, जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, यानी इसको हम और काट करके छोटा नहीं कर सकते। तो पहला स्टेटमेंट इनका क्या है? रॉन्ग है। कैसे रॉन्ग है सो देखिए। अब हम जानते हैं कि एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है। तो एटम के अंदर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। सेंटर पर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। तो जब एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता, यानी एटम सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा के अंदर भी सबसे छोटा न्यूक्लियस कैसे डिस्कवर किया गया? इसका मतलब है कि एटम के अंदर भी छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर में भी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बाहर चक्कर क्या लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन। यानी एटम के अंदर में जब सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज की गई, सब एटॉमिक पार्टिकल कहने का मतलब क्या है कि एटम के अंदर में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है, समझ रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जब इसकी बात की गई तो ये बात डाल्टन का फेल हो गया कि एटम जो है वो क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, समझ रहे हैं? तो पहली स्टेटमेंट इनकी रॉन्ग हो गई। दूसरा इनका स्टेटमेंट था कि एटम इज सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर। तो थोड़ा सा इसको देखिएगा ध्यान से, इसको मैं थोड़ा इरेज कर लूं। एटम इज सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से देखें तो आप ये पाएंगे कि इनका ये वाला भी स्टेटमेंट क्या था? इनका ये वाला भी स्टेटमेंट रॉन्ग था। कैसे? सो देखिए, थोड़ा सा यहां पर मैं इसको प्रूफ कर लूं। मान लीजिए कि ये क्या है? एटम है, ठीक है,
और ये जो एटम इज सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर था, इसको गलत साबित करने के लिए जो साइंटिस्ट आए थे उनका नाम था रदरफोर्ड। देखो रदरफोर्ड ने कितने प्यार से डाल्टन को सहलाया है और सहला करके उनके इस स्टेटमेंट को गलत साबित कर दिया। कैसे, तो देखिए, आप जानते हैं कि एक रेडियम नाम का एलिमेंट होता है जिसकी डिस्कवरी मैडम क्यूरी ने की थी। तो मैडम क्यूरी ने रेडियम की डिस्कवरी की थी और रेडियम के अंदर से अपने आप रेज निकलते रहते हैं। ठीक है, कौन कौन सा रेज? अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे, बहुत सारा उसमें से रे निकलता है। समझ रहे हैं? तो यहां पर क्या किया उन्होंने कि मैडम क्यूरी ने जो रेडियम की डिस्कवरी की थी, मान लो कि ये रेडियम है, यानी एटम से कुछ डिस्टेंस पर इन्होंने क्या किया? रेडियम रख दिया। और एटम यहां पर इन्होंने लिया था किसका? गोल्ड का। ये एटम गोल्ड फाइल लिया गया था, यानी गोल्ड में से एक छोटा सा एटम निकाल लीजिए, यहां रख दीजिए और उसको जूम कर दीजिए। समझ गए? और इससे कुछ डिस्टेंस पर इन्होंने क्या रखा था? रेडियम रखा था। रेडियम इज डिस्कवर्ड बाय मैडम क्यूरी। और आप जानते हैं कि रेडियम के अंदर में से अपने आप क्या होता है? रेज निकलता है। अल्फा भी निकलता है, बीटा भी निकलता है, गामा भी निकलता है, बहुत सारे रेज निकलते हैं। लेकिन जरा सा ध्यान से समझो, तब आपको बात में समझ में आ जाएगा कि यहां पर अल्फा की ही बात क्यों की गई। इसको भी जरा समझा जाए। देखिए, मान लो कि मैं आपको एक ही बात को 2-3 बार पढ़ा के समझाता हूं और आप लोग के साथ अच्छा खासा टाइम बिताता हूं मैं। तो जब हम ज्यादा टाइम बिताते हैं, जब आपको हम धीरे धीरे पढ़ाते हैं, तो स्थिति क्या होती है कि आपके साथ ज्यादा कांटेक्ट में रहने के कारण आप अच्छे से मुझे स्टडी कर पाते हो। यानी मेरे नेचर, मेरा स्वभाव, मेरा बोलने के तरीके को आप क्या करोगे? अच्छे से स्टडी कर लोगे, क्योंकि मैं अधिकतम समय आपके साथ बिताता हूं। तो हम जब ज्यादा समय किसी के साथ बिताते हैं तो वो हमारे बारे में जानने लगता है। लेकिन जब कोई बहुत कम समय आपके साथ बिताए तो आपके पास उसके बारे में इतना सारा इंफॉर्मेशन नहीं होगा। तो बीटा और गामा जो है उसकी स्पीड इतना ज्यादा होता है कि वो यहां से आता है, लेकिन एटम के पास वो टाइम क्या करता है? बहुत कम देता है। बहुत कम टाइम देने के कारण उसके बारे में स्टडी करना थोड़ा क्या है? मुश्किल है। तो इन सब जितने भी रेज निकलते हैं, उस रे में सबसे कम जो स्पीड होता है वो अल्फा रे का होता है। तो जिसकी स्पीड सबसे कम होगा वो ज्यादा टाइम तक एटम को समय देगा, और ज्यादा टाइम तक अगर एटम को समय देगा तो उसकी स्टडी अच्छे से होगी। इसलिए अल्फा से यहां से रे तो बहुत सारे निकल रहे थे, लेकिन स्टडी रदरफोर्ड ने किसका किया? अल्फा रे का किया। और अल्फा रे जो होता है क्या होता है? डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम होता है। इसका मतलब हीलियम के अंदर में से अगर दोनों इलेक्ट्रॉन को निकाल दो तो दोनों इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद क्या बन जाएगा? हीलियम 2+। यानी इसके ऊपर जितना चार्ज है उतना ही चार्ज किसके पास होता है? अल्फा के पास भी होता है। यानी अल्फा चार्ज में जो है वो कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो अल्फा रे जो है वो चार्ज में पॉजिटिव होता है, ये पहले से हमें पता है। समझ गए? तो अल्फा रे ये रेडियम से निकल रही थी और निकल करके और जा करके एटम पर सीधा ऐसे क्रॉस कर जा रहा था। देखिएगा ध्यान से, एटम यहां से रे निकल रही थी और सीधा ये एटम से क्रॉस कर जा रहा था। यहां से रेज निकल रहे थे और सीधा क्रॉस कर रहा था। अब जरा सा ध्यान से देखो एक बात, अगर सोचो ध्यान से कि यहां से जो लाइट निकल रही है वो लाइट का ये बोर्ड को चीरते फाड़ते हुए पीछे जा रहा होगा? नहीं, लेकिन ये लाइट जो है वो वहां से नीचे तक जरूर आ रही है। कारण क्योंकि बीच बीच में क्या है? गैस है। तो गैस जो है वो लिक्विड को फाड़ते हुए आगे बढ़ जाता है, लिक्विड को भी। समझ रहे हैं? जैसे कि पानी के अंदर भी लाइट थोड़ा सा इंटर कर जाता है। अलग बात है कि उसमें जाकर के लाइट क्या हो जाता है? रिफ्रैक्ट हो जाता है, यानी थोड़ा सा अपने डायरेक्शन से मुड़ जाता है। तो लाइट जो है वो क्या करता है? तो आपका लिक्विड में भी थोड़ा ट्रैवल कर जाता है और गैस में तो पूरा पूरा ट्रैवल करता ही है। लेकिन सॉलिड को फाड़ करके अंदर जाना, अगर कांच को छोड़ दे तो, समझ रहे हैं? इसीलिए डाल्टन ने क्या किया? कांच नहीं, सॉरी, रदरफोर्ड ने कांच नहीं लिया, बल्कि क्या लिया? गोल्ड लिया। तो एटम यहां गोल्ड लिया हुआ है और गोल्ड क्या होता है? सॉलिड होता है। समझ रहे हैं? और गोल्ड इसलिए लिया ताकि ऐसा न लगे कि भैया सॉलिड, कोई भी सॉलिड पर अगर बात करेगा तो कांच को भी क्या करेगा? लाइट क्रॉस कर जाता है। लेकिन यहां पे गोल्ड है तो गोल्ड को लाइट क्रॉस नहीं कर पाता। समझ गए? इसलिए इन्होंने क्या किया था? गोल्ड लिया था। समझ गए? तो गोल्ड एटम लिया। अब जरा सा देखिएगा कि यहां से जो अल्फा रे निकल रहा है वो सीधा क्रॉस कर जा रहा है। और आप जानते हैं कि सॉलिड कोई भी चीज अपने अंदर से लाइट को क्रॉस होने नहीं देगा। तो अगर ये एटम सॉलिड है, डाल्टन ने क्या कहा था कि एटम इज सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर। रदरफोर्ड का कहना था कि अगर एटम सॉलिड होता तो फिर यहां पर क्या हो जाना चाहिए था? लाइट को रुक जाना चाहिए था और पीछे क्या बनना चाहिए था? शैडो बनना चाहिए था। लेकिन लाइट क्या कर रहा है? सीधा एटम को फाड़ते हुए आगे बढ़ जा रहा है। इसका मतलब एटम जो है वो सॉलिड नहीं है। अगर सॉलिड होता तो लाइट यहीं रुक जाती। समझ रहे हैं? इसलिए रदरफोर्ड ने डाल्टन की पहली स्टेटमेंट जो था कि एटम इज सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर, इस कंसेप्ट से उन्होंने समझा दिया कि सीधा मोस्ट ऑफ द अल्फा रे पासेस थ्रू द एटम विदाउट एनी डेविएशन।
यानी मोस्ट ऑफ द अल्फा रे, मतलब अधिकतर अल्फा रे जो था वो बिना डेविएशन के नहीं एटम से क्रॉस कर जा रहा था। इसका मतलब एटम उसको रोक नहीं पा रहा था, और रोक नहीं पा रहा था इसका मतलब एटम सॉलिड नहीं था, बल्कि एटम क्या था, हॉलो था। तो पहली बात इन्होंने ये प्रूफ कर दिया रदरफोर्ड साहब ने पहली एक्सपेरिमेंट से कि एटम हॉलो होता है, एटम सॉलिड नेचर का नहीं होता। समझ गए? दूसरी बात इन्होंने देखा कि इसमें कुछ और एक घटना हो रहा था। क्या हो रहा था कि कुछ रे ऐसे जा रहे थे लेकिन अपने पाथ से डेविएट हो जा रहा था, कुछ रे ऐसे जा रहा था और अपने पाथ से क्या हो जा रहा था, डेविएट हो जा रहा था। तो जरा सा एक चीज सोचो कि अगर इसको नीचे के तरफ खींचा जाए तो ये बाहर की तरफ तो नहीं जाता, इसका मतलब है कि ये बाहर की तरफ मुड़ रहा है। इसका मतलब लगता है कि एटम के अंदर में से इसको कोई धक्का दे रहा है। समझ रहे हैं? अगर धक्का देने वाला नहीं होता तो ये सीधा क्रॉस कर जाता, चाहे तो सीधा क्रॉस कर जाता। समझ रहे हैं? लेकिन अगर ये अपने पाथ से मुड़ रहा है, इसका मतलब अंदर कोई है जो इसको क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है। धक्का देना मतलब क्या करना, रिपेल कर रहा है। आप जानते हैं ना कि अगर अट्रैक्ट करने वाला होता तो ऐसे खींच लेता, लेकिन अगर कोई चीज ऐसे भाग रहा है इसका मतलब रिपेल कर रहा है। और आप जानते हैं कि सेम चार्ज में क्या होता है, रिपल्सन होता है, और डिफरेंट चार्ज में अट्रैक्शन। तो अगर डिफरेंट चार्ज होता तो अट्रैक्ट कर लेता, नहीं। तो अगर रिपल्सन हो रहा है इसका मतलब है कि दो सेम चार्ज जरूर है तभी रिपेल हो रहा है। और हमें पहले से पता था कि अल्फा रे कैसा चार्ज का है, पॉजिटिव चार्ज का है। तो अल्फा रे पॉजिटिव चार्ज का है, नहीं। और अंदर घुसने के बाद एटम के अंदर जब ये लाइट क्या किया, इंटर किया, तो देखा गया कि ये क्या कर गया, रिफ्लेक्ट कर गया। समझ रहे हैं? सॉरी कहने का मतलब ये रिपेल कर गया। तो रिपल्सन हमेशा किसके बीच होता है, सेम चार्ज के बीच होता है। इसलिए दूसरा कंक्लूजन इन्होंने निकाल करके कहा कि एटम के अंदर में भी कहीं ना कहीं पर क्या है, पॉजिटिव पार्ट है, क्योंकि पॉजिटिव पार्ट होगा तभी तो पॉजिटिव को रिपेल करेगा। इसलिए दूसरे कंसेप्ट पर इन्होंने कहा कि सम पार्ट ऑफ एटम इज क्या, पॉजिटिवली चार्ज। यानी एटम का कुछ पार्ट जो है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। क्या आप समझ रहे हैं बात? ये दूसरी कंक्लूजन निकाला उन्होंने। अब देखो तीसरा फिनोमेना क्या हो रहा था कि जो बिल्कुल लाइट एटम के बिल्कुल सेंटर के सामने जा रहा था, वो जैसे जा रहा था वैसे ही रिटर्न हो जा रहा था। इसका मतलब क्या है कि ये ऐसे जा रहा है और इसी पाथ पर ये रिटर्न हो गया। समझ रहे हैं? जो बिल्कुल सेंटर में जा रहा था। इसका मतलब इन्होंने थर्ड कंक्लूजन निकाला कि जो पॉजिटिव पार्ट की मैंने बात की कि एटम के अंदर कहीं ना कहीं पॉजिटिव पार्ट है जो रिपेल कर रहा है, वो पॉजिटिव पार्ट कहीं और नहीं है बल्कि वो सेंटर पर ही है। तो इन्होंने इस कंक्लूजन से ये पता लगाया कि एक्चुअली इसका जो सेंट्रल पार्ट है एटम का वही पॉजिटिव है। समझ रहे हैं? और इसी आधार पर, इसी कॉन्सेप्ट पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया। तो रदरफोर्ड ने इसी बेस के आधार पर इस एक्सपेरिमेंट के तहत 3 काम किया। पहला काम किया कि डाल्टन के पहली स्टेटमेंट को इसने रॉन्ग प्रूफ कर दिया। दूसरा काम इन्होंने ये किया कि कहा कि एटम हॉलो होता है, एटम कंप्लीटली सॉलिड नेचर का नहीं होता। दूसरी बात इन्होंने कहा कि इसकी कुछ पार्ट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और वो पॉजिटिव पार्ट कुछ और नहीं है बल्कि एटम का सेंटर है, और इसी एटम के सेंटर को इन्होंने क्या कहा, न्यूक्लियस कहा। तो रदरफोर्ड का जो ये एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट को कहा जाता है अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। समझ रहे हैं? अल्फा स्कैटरिंग क्या एक्सपेरिमेंट। तो रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से न्यूक्लियस के खोज किया और डाल्टन को गलत साबित कर दिया। समझ गए? अब थोड़ा सा कंसेप्ट को हम 11th से ऊपर ले जाते हैं और जरा सा इसी कंसेप्ट को देखिएगा तो आपको एक बात और पता चलेगा कि ये रदरफोर्ड के ही कंसेप्ट को लेकर चल रहे हैं और हम किसी और को लेकर नहीं चल रहे हैं। ठीक है? अब देखिएगा क्या है, ध्यान से देखिएगा। ये एटम का न्यूक्लियस है और यहां पर क्या रखा गया था, रेडियम रखा गया था। आपने देखा कि जो सेंटर के सामने बिल्कुल रे जा रहा था, बिल्कुल सेंटर के सामने जो ये रे जा रही है ऐसे और लौट रही है, ये क्या लगता है कि ये न्यूक्लियस में जाके टकरा के लौट रहा होगा। जैसे आपने देखा होगा कि 2 मैग्नेट अगर आप लेते हैं और इसका ये नॉर्थ पोल है और इसका भी ये क्या है, नॉर्थ पोल ही है, तो दोनों को पास में लाते हैं तो क्या ये पहले चिपक जाता है फिर रिफ्लेक्ट होता है कि कुछ डिस्टेंस से ही क्या हो जाता है, रिपेल हो जाता है? ये बताओ। सेम चार्ज को जब भी हम रखेंगे तो एक्चुअली एक दूसरे पर ये टक्कर नहीं करेगा बल्कि ये कुछ डिस्टेंस से ही क्या हो जाएगा, लौट जाएगा, क्योंकि सेम चार्ज ऑलवेज रिपेल टू ईच अदर। तो ये अपने ऊपर इसको अटैक करने ही नहीं देगा बल्कि कुछ डिस्टेंस से ही क्या हो जाएगा, लौट जाएगा। तो ऐसा ही कुछ हो रहा था कि यहां से जो अल्फा रे निकल रहा था जिसका नेचर कैसा था, पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव चार्ज वाला जो अल्फा रे है वो यहां से जा रहा था लेकिन न्यूक्लियस में कोलाइड होने से कुछ पहले ही ये लौट जा रहा था।
समझ रहे हैं? तो एक्चुअली आप क्या देखेंगे कि इस पॉइंट से अल्फा रे क्या कर गया, रिट्रेस कर गया। तो अल्फा रे जिस पॉइंट से रिट्रेस कर गया, ये वाला पॉइंट और ये वाला न्यूक्लियस के बीच का जो ये गैप है, ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को कहा जाता है क्लोजेस्ट क्या, अप्रोच। इसको हम लोग कहते हैं क्लोजेस्ट क्या, अप्रोच। समझ रहे हैं? दिस इज क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक, द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वेयर फ्रॉम अल्फा रे स्टार्ट टू रिट्रेस, जहां से अल्फा रे रिट्रेस कर रहा है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्लोजेस्ट अप्रोच कहते हैं। समझ गए? अब क्लोजेस्ट अप्रोच की प्रॉपर्टी को जरा समझा जाए। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि अल्फा रे की काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, कहां पर, क्लोजेस्ट अप्रोच पर, तो जरा देखो जैसे जैसे ये आगे की ओर जाता है इसकी स्पीड कम होने लगती है और यहां तक तो पहुंचते पहुंचते ये रुक ही जाती है और रुक करके वापस होती है। इसका मतलब यहां पर आकर के रुक जाती है और यही तो क्लोजेस्ट अप्रोच है। समझ रहे हैं? तो यहां पर जो अल्फा रे की वेलोसिटी होती है वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी की जो फॉर्मूला होती है वो हाफ mv² होता है। तो आप वेलोसिटी के जगह पर 0 पुट कर देंगे तो आप पाएंगे कि टोटल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू होती है कहां पर, क्लोजेस्ट अप्रोच पर, वो 0 होती है। याद रखिएगा, द काइनेटिक एनर्जी एट द क्लोजेस्ट अप्रोच इज 0। समझ गए? अब दूसरी बात और समझिएगा, अगर काइनेटिक एनर्जी 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। जरा सा देखिएगा कैसे मैक्सिमम होगा, इसको भी मैं आपको समझा दूं। आप जब 12th क्लास में जाओगे, या कुछ बच्चे इसमें 12th पास आउट भी हैं, तो वहां पर पहला चैप्टर आप पढ़े होंगे इलेक्ट्रोस्टैट। और इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर में कूलम्ब्स ने एक लॉ दिया था। उन्होंने कहा कि दो चार्ज के बीच में रिपल्सन या अट्रैक्शन फोर्स लगता है, वो डिपेंड करता है नेचर पर, कि अगर दोनों सेम है तो रिपल्सन और दोनों डिफरेंट है तो अट्रैक्शन। समझ रहे हैं? तो कूलम्ब्स लॉ के अंदर में उस फोर्स का फॉर्मूला एस्टेब्लिश किया गया था 12th में, वो था क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2 बाई क्या, R²। तो जरा सा आप ध्यान से देखो कि अल्फा रे भी क्या है, चार्ज है, तो इसको Q1 मान ले, और ये न्यूक्लियस भी क्या है, चार्ज है, तो इसको मान ले Q2। दोनों का दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्सन फोर्स लगेगा। और इसकी वैल्यू आप जानते हैं कि फिक्स होती है 9 × 10⁹9। समझ रहे हैं? अब देखो, फोर्स में जब डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, वर्क। आप जानते हैं ना कि वर्क इक्वल टू होता है Fs। F का मतलब फोर्स और S का मतलब डिस्टेंस। अब जरा सा देखो कि इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को अगर हम r मान लें, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो ये फोर्स में अगर हम इस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दें तो यहां पर क्या निकल जाएगा, ये वर्क निकल जाएगा, और एक r से एक r कैंसिल। और आप जानते हैं कि वर्क हमेशा पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में क्या होता है, स्टोर होता है। यानी जितना भी हम काम करते हैं वो काम कैसे स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में स्टोर हो जाता है। समझ रहे हैं? तो अब देखिएगा जरा सा क्या हो जाएगा, इसको लिख दूं k कांस्टेंट, तो आप क्या पाएंगे, k Q1, क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स होती है, Q2, और बाई क्या बच गया, r, क्योंकि एक r से एक r कैंसिल हो गया। अब आप लोग जेई के बच्चे हैं तो आपको पता है कि मैथमेटिक्स के अंदर में डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ती है। जैसे मान लो कि इसकी वैल्यू बड़ा कर दें तो ये इसको काट के क्या कर देगा, छोटा कर देगा। तो जब ये वाला वैल्यू बड़ा होगा तो इसका पूरा सॉल्यूशन छोटा हो जाएगा, और जब ये वाली वैल्यू छोटी होगी तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो जरा सोच के देखो कि ये वाला वैल्यू मिनिमम होगा, मिनिमम मतलब सबसे कम, तो सोल्व होकर के क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू उल्टा आएगा हमेशा। अगर ये बड़ा था तो सोल्व होकर के छोटा, जब ये छोटा था तो सोल्व होकर के बड़ा, तो यदि ये मिनिमम है तो ये पूरा सोल्व होकर के क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से अब ध्यान से देखो तो r की वैल्यू ये वाली क्या है, सबसे छोटी है। इसका मतलब क्या है, ये और आगे नहीं आ सकता, क्योंकि ये क्लोजेस्ट अप्रोच है, इससे ज्यादा वो अंदर नहीं आ सकता। इसका मतलब कि इन दोनों के बीच का जो ये गैप है, जो डिस्टेंस है, वो मिनिमम है। तो जब r की वैल्यू मिनिमम है तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। इसीलिए कह रहा था मैं कि काइनेटिक एनर्जी की यहाँ पर वैल्यू 0 होता है, और पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो क्या होता है, बोलो, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम होता है। क्या मैं अपनी बात समझा पा रहा हूँ? पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। समझ गए? दूसरी बात आप और देखो, यहां पर क्या रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। रीजन, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा स्पीड से निकलेगा और यहां पर डिस्टेंस क्या है, सबसे ज्यादा है। तो जब डिस्टेंस सबसे ज्यादा तो एनर्जी सबसे कम। अभी तो देखा था कि जब डिस्टेंस ज्यादा तो एनर्जी सोल्व होकर कम हो जा रहा था। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मिनिमम, उल्टा।
तो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा, मैक्सिमम, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा स्पीड से निकलेगा। ये तो जैसे जैसे आगे जाएगा वैसे वैसे इसका इफेक्ट बढ़ने लगेगा, इसको रिपेल करने लगेगा, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू घटती जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। क्या मैं अपनी बात समझा पा रहा हूं? ठीक है, तो अब थोड़ा सा और आगे आए और आप देखें अब दूसरी कंसेप्ट इसी का। ठीक है, अब देखिए, अभी हम लोग अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पर ही हैं। जरा सा देखिएगा, ये जो आपका है क्या, न्यूक्लियस है, और यहां पर हमने क्या रखा था, रेडियम रखा था। तो आप जानते हैं कि रेडियम से एक रे निकलती है जो न्यूक्लियस की तरफ ट्रेवल करती है। यहां पर थोड़ा सा क्या रहता है, गैप रहता है, इसको हम क्लोजेस्ट अप्रोच कहते हैं। और ये वाला जो एक्सिस है जो न्यूक्लियस के सामने जाती है, इसको हम लोग न्यूक्लियर एक्सिस बोलते हैं। ये क्या है, ये है न्यूक्लियर एक्सिस, समझ गए। अब जरा सा देखो, यहां से जो रे सीधा ऊपर जा रही थी तो सीधा क्रॉस कर जा रही थी, जो यहां से जा रही थी वो सीधा क्रॉस कर जा रही थी, लेकिन कोई तो पहला रे होगा जो यहां से क्या कर गया था, डेविएट कर गया था। तो इसके ऊपर की जो रे है वो सब क्या है, सीधा क्रॉस किया है, लेकिन यहां से डेविएशन शुरू हो गई और बात बात में फिर डेविएशन होता रहेगा, समझ रहे हैं। तो देखिएगा क्या होता है, डेविएटेड रे, जो वाला रे डेविएट किया है वो वाला रे, डेविएटेड रे और ये न्यूक्लियर एक्सिस के बीच का जो ये वाला डिस्टेंस होता है, ये वाला, समझ रहे हैं, डेविएटेड रे और न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको कहा जाता है इंपैक्ट पैरामीटर। व्हाट इज दिस, दिस इज इंपैक्ट क्या, पैरामीटर। अब ध्यान से देखना, दिस इज इंपैक्ट पैरामीटर। अब ध्यान से देखो, अगर इंपैक्ट पैरामीटर की वैल्यू घटेगी, जैसे मान लो कि अब रे यहां से जाए तो इंपैक्ट पैरामीटर क्या हो गया, इतना कम हो गया, तो ये तो न्यूक्लियस के और नजदीक आ गया ना, तो यहां से रिपल्सन क्या होगा, और ज्यादा होगा। यानी जब इंपैक्ट पैरामीटर की वैल्यू घटती है, ध्यान से देखिएगा, जब आईपी की वैल्यू घटती है तो डेविएशन क्या होता है, बढ़ती है। यानी जब इंपैक्ट पैरामीटर घटेगा तो डेविएशन बढ़ेगा। व्हेन इंपैक्ट पैरामीटर डिक्रीज देन डेविएशन इंक्रीज। इन दोनों में क्या होता है, उल्टा रिलेशन होता है, समझ रहे हैं। अगर यही इंपैक्ट पैरामीटर को इंक्रीज करा दे, मतलब इसको बढ़ाते चले जाए, तो न्यूक्लियस से ज्यादा दूर रे चला जाएगा, ज्यादा दूर रे चला जाएगा तो इफेक्ट कम हो जाएगा। तो इंपैक्ट पैरामीटर अगर इंक्रीज करेगा तो डेविएशन डिक्रीज करेगा। और जिस समय इंपैक्ट पैरामीटर जीरो हो जाएगा, इंपैक्ट पैरामीटर इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या है कि पूरा जीरो होने का मतलब एक बिल्कुल यहां पर आ गया, इसका मतलब रे अब इसी पर जाएगा, तो डेविएशन उस समय बिल्कुल सबसे ज्यादा होगा। इसी पे जा रहा है और इसी पे लौट रहा है, तो उस समय डेविएशन की वैल्यू कितनी होती है, मैक्सिमम। सबसे ज्यादा डेविएशन कब होता है, जिस समय इंपैक्ट पैरामीटर की वैल्यू जीरो होती है और डेविएशन जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर हो जाता है, क्योंकि जैसे गया वैसे ही लौट गया, तो डेविएशन क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, समझ गए। अब जरा सा फिर दूसरे कंसेप्ट पर आइए। तो इनकी जो स्टेटमेंट थी डाल्टन साहब की कि एटम इज सॉलिड बॉल लाइक अ स्ट्रक्चर, तो उसको तो गलत साबित कर दिया रदरफोर्ड ने, और इसके साथ इतनी सारी बातें हो गई, समझ गए, इतने कंसेप्ट सीख गए इसके साथ। अब डाल्टन साहब की दूसरी बात क्या थी कि एटम नाइदर बी क्रिएटेड, तीसरी स्टेटमेंट क्या थी, एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब कि न तो एटम को क्रिएट किया जा सकता है और न एटम को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, समझ रहे हैं। इसको गलत साबित करने के लिए जो साइंटिस्ट आए उनका नाम था आइंस्टाइन, है ना, आइंस्टाइन। तो आइंस्टीन जो है वो इनको रॉन्ग प्रूफ कर दिए, किनको, डाल्टन साहब के वो स्टेटमेंट को कि एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कैसे प्रूफ किए, सो देखिए। आइंस्टाइन ने एक फॉर्मूला दिए थे, एक रिलेशन दिया था कि E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर का मतलब क्या है, जरा देखिएगा। M का मतलब क्या है, मास, समझ रहे हैं, और मास हमेशा उसी के पास होता है जो बना हुआ होता है पार्टिकल से। जैसे ध्यान से देखिएगा कि अगर ये लाइट है तो लाइट जो है वो हमारे ऊपर गिर तो रहा है, लेकिन क्या हमें चोट लग रहा है, नहीं। क्यों चोट नहीं लग रहा है, क्योंकि लाइट के पास वेट नहीं है, और लाइट के पास अगर वेट नहीं है तो लाइट के पास एक मास नहीं है, और लाइट के पास जब मास नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि लाइट पार्टिकल से बना हुआ नहीं है। तो जो पार्टिकल से बना हुआ नहीं होगा उसके पास मास नहीं होगा, जो पार्टिकल से बना हुआ होगा उसके पास मास होगा। तो एक्चुअली यहां पर m रखने का मतलब क्या है, m रखने का मतलब है कि ये क्या है, मास है, और मास का मतलब है कि चीजें क्या चीज से बनी हुई है, पार्टिकल से बनी हुई है, समझ रहे हैं। और एटम क्या होता है, एक पार्टिकल ही तो होता है, समझ रहे हैं। तो एटम को रेफरेंस किससे दे रहा है, पार्टिकल से, एटम पार्टिकल है, सबसे छोटा पार्टिकल, डाल्टन ने खुद कहा था। अब दूसरी बात आइए, c का मतलब क्या है, यहां पर c का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट, आप समझ रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट। जो वैक्यूम में इसकी स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेक, इस स्पीड से लाइट वैक्यूम में चलती है, समझ रहे हैं। तो यहां पर c² है, तो c² कहने का मतलब क्या, इसको भी स्क्वायर कर दीजिए, तो 3 का स्क्वायर 9
और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 10⁻16 क्या मीटर पर सेक। इसका मतलब क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इसका मतलब यह है कि किसी भी मास को, मास कहने का मतलब किसी भी पार्टिकल को, पार्टिकल कहने का मतलब किसी भी एटम को, यानी किसी भी एटम को अगर इस स्पीड से थ्रो कर दिया जाए, किसी भी पार्टिकल को, किसी भी एटम को अगर इस स्पीड से थ्रो कर दिया जाए तो एक कंप्लीट कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। जरा सा सोच के देखो कि इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं कैपेबल हो जाऊं कि इस ऑब्जेक्ट को इस स्पीड से फेंक सकूं, तो अगर इस स्पीड से मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंक सकता हूं तो ये फिर ये ऑब्जेक्ट रहेगा ही नहीं, ये ऑब्जेक्ट गायब हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा क्या चीज में, एनर्जी में। इन्होंने क्या कहा था कि एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब एटम को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। लेकिन आइंस्टाइन की थ्योरी से यह प्रूफ होता है कि किसी भी एटम को अगर इस स्पीड से फेंक दिया जाए तो फिर वो एटम एटम रहेगा ही नहीं, एटम कोलैप्स हो जाएगा, ये एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब एटम डिस्ट्रॉय हुआ कि नहीं हुआ, एटम डिस्ट्रॉय हो गया। और जो लाइट जो इस स्पीड से आ रही है, जिस दिन ये लाइट इस स्पीड से आने लगी तो फिर ऑब्जेक्ट बन बन करके अर्थ पर गिरना शुरू होगा। इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट, एटम क्रिएट भी हो सकता है और एटम डिस्ट्रॉय भी हो सकता है, समझ रहे हैं। तो आइंस्टाइन साहब के इस थ्योरी से क्या हो गया, आइंस्टाइन साहब की इस थ्योरी से डाल्टन की जो तीसरी स्टेटमेंट थी कि एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वो भी क्या हो गया, गलत साबित हो गया, समझ गए। डाल्टन साहब की चौथी स्टेटमेंट क्या थी कि सेम एलिमेंट या सेम मैटर, है ना, सेम एलिमेंट या सेम मैटर या आइडेंटिकल एलिमेंट, आइडेंटिकल जो भी कह लीजिए, सेम एलिमेंट हैज क्या, सेम एटम, यानी सेम एलिमेंट के पास सेम एटम है। ध्यान से समझिएगा इस बात को। इनका कहने का सेंस क्या था कि अगर एक लोहे का रॉड ले लो तो पूरा का पूरा तो सेम है, आयरन आयरन आयरन, उसमें से कहीं पर से भी एटम निकालोगे तो आयरन ही निकलेगा। इसका मतलब सेम एलिमेंट के पास सेम एटम होता है। इसको गलत साबित करने के लिए जो साइंटिस्ट आए उनका नाम था जे थॉमसन। तो जे थॉमसन जो थे उन्होंने क्या किया, इनकी फोर्थ स्टेटमेंट को भी रॉन्ग प्रूफ कर दिया। कैसे, सो देखिए, बाय द कंसेप्ट ऑफ आइसोटॉप्स, बाय द कंसेप्ट ऑफ क्या, आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स के कॉन्सेप्ट से इन्होंने जे थॉमसन ने डाल्टन के तीसरे स्टेटमेंट को गलत साबित कर दिया। जैसे कि एग्जांपल लीजिए, जैसे मान लीजिए कि ये सोनम है और ये मान लीजिए कि पार्वती है। तो सोनम का आप ध्यान से देखो, शकल, सूरत, लंबाई, चौड़ाई ध्यान से देख लो, एकदम एग्जैक्टली सेम कर दो पार्वती का, एकदम सेम, बिल्कुल सेम, बाल वाल सब सेम कर दो, तो हम क्या कहेंगे कि सोनम और पार्वती जो है वो क्या है, आइडेंटिकल है, एक जैसा है। लेकिन गलती से एक प्रॉपर्टी अलग कर दें, सोनम 40 केजी का और पार्वती 90 किलो का, तो सारा कुछ सेम होने के बाद भी एक प्रॉपर्टी अगर डिफरेंट हो गया कि ये 40 केजी की है वो 90 केजी का है, अब हम आइडेंटिकल नहीं कर सकते, अब हम एक जैसा उनको नहीं कर सकते। ठीक उसी तरीके से जे थॉमसन ने आइसोटॉप्स को डिफाइंड करते हुए बताया। जैसे हाइड्रोजन का एक एग्जांपल ले लें, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सब कुछ सेम है, एटॉमिक नंबर 1 1 1 सब सेम है, लेकिन इसका मास 1, इसका 2, इसका 3, इसको प्रोटियम, इसको ड्यूटेरियम और इसको ट्रिटियम। इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन गैस का अगर एक सिलेंडर ले लें, उसमें से एक पार्टिकल को निकालें तो हो सकता है प्रोटियम निकल जाए क्योंकि है तो हाइड्रोजन ही, या हो सकता है कि ड्यूटेरियम निकल जाए, हो सकता है ट्रिटियम निकल जाए। लेकिन एक ही मैटर होने के बाद भी इसके पार्टिकल्स क्या है, अलग अलग हैं। इसलिए आइसोटॉप्स के कंसेप्ट पर इन्होंने प्रमाणित कर दिया कि सेम एटम हैज नॉट सेम एटम एलिमेंट, यानी सेम एलिमेंट के पास में सेम एटम हो ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए डाल्टन साहब का ये वाली स्टेटमेंट भी क्या हो गई, गलत साबित हो गई। क्या मेरी बात अब समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, समझ गए। अगला टॉपिक वो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं, डिस्कवरी ऑफ क्या, इलेक्ट्रॉन ले लें, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर कैसे किया गया, किसने किया, अब इसको समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली बात तो ये कि जे थॉमसन ने इसकी डिस्कवरी की। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करने वाला व्यक्ति कौन है, जे थॉमसन है, ठीक है। जैसे न्यूक्लियस की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने की, वैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, जे थॉमसन ने की, और इन्होंने इसकी डिस्कवरी 1897 एडी में की थी, ठीक है। और देखिए इनकी डिस्कवरी कैसे हुई थी, इसको मैं आपको थोड़ा डिटेल्स में समझाऊं, आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी को लेकर के, समझ रहे हैं। देखिए सबसे पहले इन्होंने क्या किया था कि एक ग्लास ट्यूब लिया था, ठीक
मान लीजिए कि एक ग्लास ट्यूब है, मतलब कांच का नली है, परख नली है, नहीं ग्लास ट्यूब है ये, और ग्लास ट्यूब के दोनों एंड पर इन्होंने क्या किया था, दो प्लेट को फिक्स कर दिया था। ठीक है, ये दो प्लेट हो गए और ये दोनों प्लेट को फिक्स किया इन्होंने कहां पर, तो ग्लास ट्यूब के एंड पर। ठीक है, इस प्लेट को इलेक्ट्रोड कहा गया, नहीं तो यानी दो प्लेट लगाए, दो इलेक्ट्रोड लगाए। ठीक, इस इलेक्ट्रोड को क्या किया गया कि एक सोर्स से इसको क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। सोर्स से कहने का मतलब कुछ नहीं बल्कि इसको 10,000 वोल्ट के बैटरी से क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। समझ रहे हैं? आप जानते हैं कि ये बड़ा वाला जो है पॉजिटिव होता है और छोटा वाला नेगेटिव। एक एग्जाम्पल से मैं अपनी बात शुरू करूं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लो कि मैं शादी करूं और हमारे 3 बच्चे हों, चिंटू, पिंटू और मिंटू, मतलब 3 प्रोडक्शन हमारे हुए, चिंटू, पिंटू और मिंटू। चिंटू को हमने भेज दिया बाबा रामदेव के पास और रामदेव बाबा को कहा कि आपको इतना रुपया पर मंथ देंगे, इसको आप पालिए। रामदेव बाबा उसको पालना शुरू किए। दूसरा जो मिंटू है उसको भेज दिया मोदी जी के पास कि आप इसको पालिए, नहीं, और तीसरा को भेज दिया आसाराम बापू के पास। हमने क्या किया, तीनों को 3 जगह भेजा पलने के लिए। ये बड़े होकर के जब तीनों लौट करके घर आएंगे तो जरा सा बताओ, जो रामदेव बाबा के पास से आएंगे उनका प्रॉपर्टी कैसा हो जाएगा, वो पेट हिलाने वाला। बेशक से वो प्रोडक्शन मेरा है, नहीं प्रॉपर्टी मेरी होनी चाहिए, लेकिन वो जैसे के साथ रहा उसकी प्रॉपर्टी वैसे हो गया। जो मोदी जी के पास आएगा वो दिन भर पॉलिटिकल बातें करेगा, आसाराम बापू वाले के तो खैर क्या कहने। तो ये 3 बच्चे जो हमारे दूसरे के घर में पले हैं, वो जब घर लौट करके आए तो तीनों की प्रॉपर्टी जो है वो क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे के साथ रहते हैं उसकी जो प्रॉपर्टी है वो वैसा ही हो जाता है। ठीक उसी तरीके से ये वाला जो प्लेट है उसको हमने किसके साथ जोड़ा है, निगेटिव के साथ। तो जब ये निगेटिव के साथ जुड़ा है तो इसका नेचर भी कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इसी को कैथोड कहा गया। जैसे के साथ रहेगा वैसा ही तो नेचर लेके आएगा। और ये जुड़ा है पॉजिटिव के साथ, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये पॉजिटिव नेचर का हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, एनोड हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा। अब ये जो सोर्स था वो क्या था, 10,000 वोल्ट था, यानी ये जो बैटरी थी उसकी जो वोल्टेज थी वो हाई नहीं बल्कि वेरी हाई थी। समझ रहे हैं? तो जैसे ही यहां पर इन्होंने क्या किया पता है, इन्होंने क्या किया, यहां पर जैसे ही ये सोर्स से यहां पर जोड़ा तो देखा क्या कि यहां पर स्पार्क हो रहा था, चिड़ 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 चिड़, यहां पर स्पार्किंग हो रही थी और कुछ नहीं हो रहा था। समझ रहे नहीं? अब जरा सा देखो कि स्पार्किंग यहां पर क्यों हो रहा था। जैसे मान लो कि अब पार्वती जो है उसके पापा कहीं ड्यूटी पर गए हुए हों, और ड्यूटी पर जब कहीं पर गए हुए हों तो ये अपने मम्मी से पूछी कि मम्मी मूवी देखने जाएं, आजकल पठान आई हुई है। तो मम्मा ने कहा जल्दी देख लो जा करके और पापा के आने से पहले आ जाना, नहीं तो पापा तुम्हें भी मारेंगे 2 घंटा और हमारा क्या होगा तो हमें पता। ये जब तक तैयार वगैरह हो ही रही थी, खूब बढ़िया से मेकअप करके रेडी हो रही थी, तब तक इसके पापा को सिर में दर्द हुआ और वो छुट्टी लेके ऑफिस से घर आ गया। जैसे ही ऑफिस से घर आए तो ये जो अंदर से जो इसके अंदर में जो गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन जो आएगा, चिड़चिड़ 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 चिड़चिड़ापन इसमें क्यों आया? क्योंकि यहां पर रोकने वाले आ गए। ये चाह रहे थे जाने के लिए लेकिन पापा आ गए, रोकने वाले आए तो चिड़चिड़ाहट तो होगा। ठीक उसी तरीके से यहां पर जो चिड़चिड़ हो रहा था, चिड़चिड़ 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 चिड़चिड़, तो यही चीज जे थॉमसन को समझ में आया कि लगता है कि यहां से कुछ निकलना चाह रहा है लेकिन कोई रोकने वाला है, इसीलिए चिड़चिड़ा रहा है। तब इन्होंने क्या किया, इनको लगा कि अंदर में तो कुछ है नहीं, और आप जानते हैं कि जहां कुछ भी नहीं होता है वहां एयर होता है, हवा होता है। समझ रहे हैं? तो इन्होंने क्या किया कि यहां से पंपिंग करना शुरू किया। पंपिंग करना समझते हैं, मतलब कि एयर को भी निकालना शुरू किया और देखा कि पंपिंग कर देते हैं तो क्या हो जाता है। जब यहां पर से इन्होंने पंपिंग किया तो अंदर में प्रेशर लो रहेगा कि वेरी लो हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने हवा को लगभग अंदर से निकाल दिया। तो यहां पर वोल्टेज हाई, ध्यान से समझिएगा, वोल्टेज क्या था, हाई वोल्टेज, मतलब हाई वोल्टेज ले लिया, और प्रेशर यहां पर क्या हो गया, देखो अंदर में गैस जब खत्म हो रहा है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, लो। तो प्रेशर लो की वेरी लो, तो प्रेशर जो है वो वेरी लो है, यानी वेरी लो प्रेशर। समझ रहे हैं? हाई वोल्टेज एंड वेरी लो प्रेशर कर दिया। तो जैसे किया तो देखा क्या कि यहां से रे निकलने लगे। समझ रहे हैं? यहां से ऐसे ऐसे रे निकलने लगे, ऐसे रे निकलने लगे। तो ये रे जो है वो कहां से निकल रहा है, ध्यान से देखिए तो ये जो रे निकल रहा है वो कैथोड प्लेट से निकल रहा है। तो कैथोड प्लेट से पैदा हो रहा है तो इसका नाम क्या रख दिया गया, कैथोड रे।
क्या बात समझ पा रहे हैं? इसका नाम रख दिया गया कैथोड रे, समझ गए? अब कैथोड रे जो यहां से निकल रहा था ये किस नेचर की है, किस कैरेक्टर की है, ये समझ ही नहीं आ रहा था। तो इसके लिए क्या किया गया, ऊपर से दो प्लेटें लगा दी गई, पॉजिटिव और निगेटिव। तो जब ऊपर की तरफ एक पॉजिटिव प्लेट लगा दिया और नीचे की तरफ क्या किया, निगेटिव प्लेट लगा दिया, तो आप जानते हैं कि निगेटिव जो है, निगेटिव वाला जो प्लेट है ये निगेटिव है, इसने क्या किया, इसको जोर से रिपेल किया, ठीक है। और ये जो कैथोड रे है वो टोटल का टोटल अट्रैक्ट हो गया किसके तरफ, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। दैट मीन्स ऑल कैथोड रे अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव पोटेंशियल। सो इट इज क्लियर दैट कि इसका जो नेचर है वो निगेटिव चार्ज का है, क्योंकि पॉजिटिव किसको खींचेगा, निगेटिव को। तो इससे ये क्लियर हो गया कि कैथोड रे की जो नेचर है वो कैसा है, निगेटिव है, क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्या कर गया, डेविएट हो गया। पॉजिटिव प्लेट मुड़ने के कारण इसको क्या कहा गया कि इसकी जो नेचर है वो कैसी है, इसकी नेचर जो है वो निगेटिव है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, प्लेट लगाने के बाद इसका नेचर तो निगेटिव हमें पता चल गया। उसके बाद यहाँ से जो प्लेट था, ये वाला जो प्लेट था, इसको यहाँ से रिप्लेस कर दिया गया, यानी प्लेट को हटा दिया गया। अब जैसी प्लेट को आप हटाएंगे तो आप क्या पाएंगे, आप ये पाएंगे कि अब ये फिर से रे जो है वो सीधा जाना शुरू किया फिर से। तो अब क्या किया गया, यहां पर एक लाइट पैडल व्हील लगा दिया गया। ऐसे लाइट पैडल व्हील समझते हैं, एक हल्की घिरनी नाचने वाली, समझ रहे हैं? जैसे आप देखते थे कि बचपन में एक पत्ती उठाते थे हम लोग सूखी सी, उसमें कांटा डालते थे और हवा के सामने ऐसे रख करके उसको नचाते थे, तो हवा जिधर चलती थी उधर ऐसे रखने पे ये नाचता था। क्यों? क्योंकि अगर ये नाच रहा है इसका मतलब हवा जो है वो कहीं ना कहीं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, हवा जो है इसको फोर्स लगा के घुमा दे रहा है, समझ रहे हैं? तो हवा फोर्स क्यों लगा रहा होगा, जरा सोच के देखो कि कोई भी अगर घिरनी नाच रहा है हवा के झोंके से, इसका मतलब है कि हवा इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, और फोर्स लगा रहा होगा इसका मतलब इसके पास वेट होगा, क्योंकि जिसके पास वेट होगा वही फोर्स लगा सकता है। जैसे आपको यकीन ना हो तो आप ऊपर से लाइट भी गिर रहा है आपके सर पर, लेकिन आपको चोट नहीं लग रहा, वेट नहीं है। लेकिन 1 केजी का ईंट गिरा के देखो, 10 केजी का ईंट गिरा के देखो, 100 केजी का ईंट अपने ऊपर गिरा के देखो, और उसके बाद आपसे पूछेंगे कि किसमें ज़्यादा चोट लगा, तो जिसकी ज़्यादा वेट होगी वो ज़्यादा फोर्स लगाएगा, जिसकी जीरो वेट होगी वो जीरो फोर्स लगाएगा। तो एयर अगर फोर्स लगा रहा है तभी तो घिरनी नाच रहा है, इसका मतलब एयर के पास वेट है, और वेट उसी के पास होता है जिसके पास मास होता है। अब मास उसी के पास होता है जो पार्टिकल से बना होता है, समझ गए? तो लाइट पैडल व्हील जब कैथोड रे के रास्ते में रखा गया तो देखा गया क्या कि ये कैथोड रे इसके ऊपर जब पड़ा तो ये लाइट पैडल व्हील जो है वो रोटेट कर गया, मतलब घूम गया, मतलब कि ये व्हील जो है वो क्या कर गया, रोटेट कर गया। रोटेट करने का मतलब कि इसके ऊपर कैथोड रे ने क्या किया होगा, फोर्स लगाया होगा। फोर्स तभी लगाएगा जब कैथोड रे के पास वेट होगा, वेट तभी होगा जब कैथोड रे के पास मास होगा, मास तभी होगा जब कैथोड रे पार्टिकल से बना होगा। तो इससे ये पता चल गया कि दूसरी पॉइंट कि कैथोड रे जो है वो पार्टिकल से बना है जिसका नेचर कैसा है, निगेटिव है। यही निगेटिव चार्ज की जो पार्टिकल थी इसको इलेक्ट्रॉन कहा गया। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे जे थॉमसन ने की, समझ रहे? तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे जे थॉमसन ने 1897 में इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन की जब चार्ज की बात आती है तो इसको भी जरा सा समझ लिया जाए। उसके बाद अब इलेक्ट्रॉन की बात हो ही रही है तो थोड़ा सा और भी बात हो जाए, ठीक है, देखा जाए। नहीं, पहले मुझे पढ़ाने दिया जाए फिर आप पूछना डाउट। अब देखो एक चीज थोड़ा सा और ध्यान से देखो। सबसे पहली चीज कि यहां पर क्या किया गया, एक बार गोल्ड का प्लेट लगाया गया, ठीक है, तो देखा गया कि यही काम हो रहा है। फिर गोल्ड वाला प्लेट निकाल के सिल्वर लगाया गया तो देखा कि यही काम हो रहा है। फिर यहां से आयरन लगाई गई तो यही काम हो रहा है, एल्युमिनियम लगाई गई तो यही काम हो रहा है। इसका मतलब प्लेट बदलने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या है कि प्लेट से कैथोड रे इंडिपेंडेंट होता है। तो पहला बात तो आपको यह समझना है कि कैथोड रे है ना, कैथोड रे इज इंडिपेंडेंट, इज क्या, सॉरी, इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट फ्रॉम क्या, प्लेट। कैथोड रे प्लेट से इंडिपेंडेंट होता है, यानी प्लेट बदलने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज कि गैस इसको चाहिए था कि गैस को हटा देना था, गैस को हटाया गया था, मतलब इसको गैस से भी कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब क्या है कि इट इज इंडिपेंडेंट, इट इज क्या, पेंडेंट फ्रॉम क्या, गैस। ये भी समझिएगा, कैथोड रे गैस से इंडिपेंडेंट है।
तीसरी बात जरा से समझिएगा कि इलेक्ट्रॉन की चार्ज कैसे कैलकुलेट किया गया। इसके लिए किया गया था मूलिकन क्या, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मूलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया गया था। और ये क्या था सो देखिएगा, एक ऐसे करके ऐसे सीसी में क्या किया गया, ऑयल भर लिया गया और ऑयल भरने के बाद यहाँ पर से इसको क्या कर दिया गया, स्प्रे कर दिया गया, मतलब इसको दबा करके स्प्रे किया गया। और यहाँ पर क्या किया गया था, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया गया था। तो जब यहाँ से स्प्रे किया गया तो ऑयल के जो ड्रॉप्स हैं वो इसके ऊपर आ गया और इसके बाद क्या किया गया, ये जो ड्रॉप जो चार्ज हुए थे उन सभी के चार्ज को कैलकुलेट किया गया। ठीक है, ये ऑयल ड्रॉप के चार्ज को कैलकुलेट किया गया, ध्यान से देखिएगा। तो इसकी चार्ज मान लो आ गया कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसकी चार्ज आ गया 3.2 इंटू 10⁻⁻19। इसकी चार्ज जो आ गया वो आ गया 4.8 इंटू 10⁻⁻19। ऐसे इसकी अलग अलग चार्ज जो है वो सभी ऑयल ड्रॉप का आ रहा था। अब जरा ध्यान से समझिएगा एक एग्जाम्पल। जैसे मान लो कि मैंने इनको दिया 10 रुपये, कि सभी बच्चों के पास में 0 रुपया था। पहले ये देख लो कि आपकी जेब एकदम से खाली थी, 1 रुपया भी आपके पास नहीं था। मैंने पैसे बांटना शुरू किया तो बाद में जब गेट पर चेक किया, और हमें देना कितना था, एक आदमी को 10 रुपये, हम हर पर स्टूडेंट को हमने 10 रुपया दिया। लेकिन जब क्लास के अंदर में आ रहे थे तो आपके पास 1 रुपया भी नहीं था। लेकिन जब हमने पैसा 10-10 रुपया सबको बांट दिया, उसके बाद बाहर चेक करना शुरू किया तो हमने क्या पाया कि एक के पास है 10 रुपया, दूसरे के पास है 20 रुपया, तीसरे के पास है 40 रुपया। तो इसका सेंस हम क्या लगाएंगे, कहाँ से आया, हमने दिया तो 10-10 रुपया ही था। इसका मतलब क्या है कि ये जो बच्ची है वो पैसा एक बार लेके शांति से बैठ गई, ये हरामखोर छुप करके 2 बार ले लिया 10-10 रुपया। इसने क्या किया, 4 बार ले लिया। मतलब हमने दिया 10-10 ही है, लेकिन यहां पर 4 बार इसने ले लिया। ये जो है वो 2 बार ले लिया और ये जो है सो ईमानदारी से 1 ही बार लिया। तो कैसे पता चलेगा कि एक बार में हम कितना दे रहे थे, तो इन सभी का HCF निकाल लो। तो 10, 20 और 40 का HCF जब निकालेंगे तो HCF कितना आएगा, 10 आएगा। इसका मतलब कि 10 जो HCF होता है वो ये एग्जैक्ट बताता है कि कितना कितना दिया गया। ये अलग बात है कि जिसके पास ज़्यादा होगा तो 2 बार ले लिया होगा, ये 4 बार ले लिया होगा, लेकिन हम दे किसके बराबर रहे, HCF के बराबर। ठीक उसी तरीके से ये जो ड्रॉप चार्ज हुए थे, अलग अलग जो चार्ज हुआ था, इन सभी का HCF निकाला गया। तो जब HCF निकालोगे इसका तो आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ही इसका HCF आ रहा था। इसका मतलब क्या है कि यहाँ एक पार्टिकल की यही चार्ज है, समझ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन चला गया होगा तो 3.2 हो गया होगा, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन चला गया होगा तो कितना 4.8 हो गया होगा, इसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन गया होगा। तो जो मिनिमम वैल्यू थी यानी सभी की जो HCF थी, उसी HCF के वैल्यू को कह दिया गया कि इलेक्ट्रॉन का ये क्या होता है, चार्ज होता है। समझ गए। तो 1 इलेक्ट्रॉन की चार्ज कितनी होती है, जरा ध्यान से देखा जाए तो 1 इलेक्ट्रॉन की चार्ज होती है, यानी तीसरी बात अगर चौथी पॉइंट को अगर समझा जाए तो इसकी चौथी स्टेटमेंट ये निकल करके आता है कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, कैलकुलेटेड बाय द HCF ऑफ द ऑल ड्रॉप्स, है ना, फ्रॉम द मूलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो आप यहाँ से देखेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज पहले से हमें पता था कि निगेटिव होता है कैथोड में, तो निगेटिव तो लगाना ही पड़ेगा। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन की जो मास की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन की जो मास होती है यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। अगर इसको आप ग्राम में बदल लो तो कितना आ जाएगा, 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। ये इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, मास होता है। अब जरा सा समझिएगा कि यहाँ पर ये चिड़चिड़ाहट और स्पार्क क्यों कर रहा था, इसको देखा जाए। दुनिया में जितने भी गैस हैं उन सभी गैसों में सबसे हल्की गैस कौन सा होता है, हाइड्रोजन। तो इसके अंदर में कम से कम कौन सा गैस रहा होगा, हाइड्रोजन। इसको छोड़ के कोई भी रहा होगा तो और भारी हो जाएगा। तो एक हाइड्रोजन का मास होता है 1 ग्राम। और आप ध्यान से देखो कि आप क्या करोगे, 9.1 में माइनस का पावर है तो माइनस का पावर कहाँ जाएगा, नीचे डिवाइड में, यानी 10 के पावर 28 जीरो से अगर हम 9 में भाग दें तो 1 इलेक्ट्रॉन का मास आता है। इसका मतलब क्या है कि इसके कंपैरिजन में जरा सा देखो, अगर इसको हाथी मान लिया जाए, हाथी, तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो मच्छर के बराबर होता है इसके कंपैरिजन में। वही बात है ना कि एक बार एक मच्छर गुस्से में आया और जाकर के हाथी से टकरा करके और हाथी को ब्लास्ट करने का कसम खा लिया। तो ये गया तो होगा लेकिन हाथी पे टकराया वहीं रुक गया।
ठीक उसी तरीके से गैस इतना भारी था यहाँ पर कि ये निकलना चाह रहा था, लेकिन ये इसको आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। यही रीजन है कि ये क्या कर रहा था, चिड़ 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 कर रहा था। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की क्या की गई, डिस्कवरी की गई। क्या बातें समझ में आई?